हेलो क्लास, हाउ आर यू ऑल। सॉरी इतने दिनों से इनएक्टिव रहने के लिए। आज हम सिविल सर्विसेज का ज़ीरो से फिर से स्टार्ट करेंगे। देखिए, कोचिंग की प्रिपरेशन में कई लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हम घर पे पढ़ सकते हैं, आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। क्या आईएएस की तैयारी करना बहुत आसान है? क्या ये इजीली आप लोग टैकल कर सकते हैं? क्या आप खुद इसे पढ़कर निकाल सकते हैं? तो हकीकत ये है कि एग्ज़ाम इतना टफ नहीं है जितना आप समझते हैं। एग्ज़ाम बहुत ईजिली निकाला जा सकता है। तो हम पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं 2021 का, हाउ टू स्टार्ट योर ड्रीम, है ना। आप अपने इस ड्रीम को कैसे स्टार्ट करेंगे, हाउ टू स्टार्ट फॉर योर ड्रीम विद अ क्विक एनालिसिस। हम आपको पूरी डिटेल बता देंगे। इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको एक आईएएस एस्पिरेंट के नाते चाहिए। उससे ज़्यादा चीज़ें आपसे ना एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, ना आपको करने की ज़रूरत है। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है, मैं प्राप्त आईएएस एकेडमी का ओनर हूँ। पिछले 11 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो कई बच्चों को मैं देख चुका हूँ जिनके थ्रू मुझे पता चला है कि कैसे क्या गलतियाँ वो करते थे, जिसके थ्रू बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए, और कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए तो उन्होंने क्या फ़ॉलो किया। देखिए, बीइंग टीचर हम सिर्फ आपको एक चीज़ दे सकते हैं, वो है अपना एक्सपीरियंस। प्रोबेबली वो आपके काम आएगा। तो आप कोशिश करें इस पूरे वीडियो को ठीक से देखने के लिए। अगर आप इसको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे तो आपका एग्ज़ाम क्रैक करना आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर योर आईएएस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले आपका माइंडसेट होना चाहिए खुद का। आप किसी के कहने पर आईएएस की प्रिपरेशन ना करें कि यार पड़ोसी के लड़के ने कर लिया तो तुम भी आईएएस करो, और आपका मन है एक पेंटर बनने का, या आपका मन है एक सिंगर और डांसर बनने का। देखिए, किसी भी काम में जब तक आप 100% नहीं देते, आप तैयारी नहीं कर सकते। जिद होनी चाहिए या पैशन होना चाहिए। अगर आपका ये पैशन नहीं है तो इसको एक ईगो पे लेके रख लीजिए कि मेरे पेरेंट्स की या मेरे फादर की डिसरिस्पेक्ट हुई तब मुझे आईएएस बन के उसका बदला लेना है। कुछ ऐसे तरीके की आइडियोलॉजीज़ भी आप रख सकते हैं। या आपकी एक आइडियोलॉजी समाज सुधार की है और आप आईएएस को भी एक ऑप्शन देखते हैं, तो मानता हूँ। पर अगर इसमें आपको डीप पैशन नहीं है, आप एकदम पागल नहीं है, मतलब पागलपन होना चाहिए, प्यार होना चाहिए आपको एक सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन से, तब तो आप इसे कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आपने बस सोचा कि वही कर लेते हैं, या अपने हिसाब से चल रहे थे, अपने हिसाब से चीज़ें करेंगे, धीरे धीरे होंगी, नहीं। देखिए, एक सीक्वेंस है, एक शेड्यूल है, उसको आपको फॉलो करके चलना पड़ेगा। आईएएस की प्रिपरेशन एक दिन में नहीं होती, पेशेंस रखना पड़ेगा। उसी के साथ आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या सर आईएएस की कोचिंग करनी बहुत ज़रूरी है? तो एक सिंपल सा लॉजिक है। देखिए, आईएएस की कोचिंग भी आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देती है, आपको बताती है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कंसाइज नोट्स देती है, कई सारे बेटर ऑप्शंस देती है, और सबसे बड़ी बात है एक टीचर की गाइडेंस मिलती है। तो मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि कोचिंग नहीं करनी चाहिए। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोचिंग्स आज की डेट में अवेलेबल हैं, तो आप दोनों में से कोई भी ज्वाइन करिए। बट अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ट्रस्ट योर टीचर। अगर आप अपनी टीचर को जज कर सकते हैं और उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं तो आप तैयारी कर पाएंगे। अगर आपको अपने टीचर पे ही ट्रस्ट नहीं है तो आप तैयारी करना छोड़ दीजिए, या आप उस टीचर को छोड़ दीजिए, क्योंकि जहाँ ट्रस्ट इशू होता है वहाँ सिलेक्शन नहीं होता। सेल्फ डिटर्मिनेशन है। अगर आप खुद को बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आप तैयारी कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप जिद में हैं, आप बहुत शेड्यूल्ड हैं, आप अपने घर में अपने हिसाब से 8 से 10 घंटे दे सकते हैं, कोर्स आप एक रेगुलर मैनर में, जैसे हिस्ट्री चल रहा है तो आप हिस्ट्री पूरा फॉलो करके ख़त्म करेंगे, उसे रटेंगे, और ख़ुद की ईमानदारी के साथ उसके एमसीक्यू सॉर्ट आउट करेंगे, मेंस राइटिंग करेंगे, सेल्फ असेसमेंट करेंगे। अगर ये सब आप कर सकते हैं तो करिए। अगर आप ये नहीं कर सकते, पहली चीज़ सेल्फ एडवोकेसी होनी चाहिए, आप खुद जागें। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, खुद ज्ञान होना चाहिए। आपकी एक राइट चॉइस और डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, आपको पता हो कि आप क्या करने जा रहे हो। एक गोल सेटिंग होनी चाहिए। अगर आपका एक प्रॉपर गोल है, वो सेट है, और उसके लिए आप खुद डिसीजन ले सकते हैं तो ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोचिंग करनी ज़रूरी है, बिना करे भी कर सकते हैं। बट आप इतने फर्म हैं कि नहीं कि आप घर पे डेली कोचिंग के बिना भी 7 बजे उठ के पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। देखिए, जब छुट्टी होती है, इंसान घर पे रहता है, तो वो सोचता है 7 बजे तक सो लेते हैं, 9 बजे पढ़ेंगे, या 9 बजे तक सो लेते हैं, 11 बजे पढ़ेंगे। तो कोचिंग आपको सिर्फ डिसिप्लिन बनाती है, आपकी राइटिंग और लिसनिंग और लर्निंग की हैबिट बनाती है। बाकी कोचिंग कोई मेहनत या कोई मैजिक नहीं कर सकती। कोचिंग आपको एक राइट डायरेक्शन दिखा सकती है, और वही उसका काम है, वो करेंगी। तो अब क्वेश्चन फिर से अगेन, हाउ कैन आई प्रिपेयर विदाउट एनी कोचिंग? तो हाँ, यू कैन, 100% यू कैन। पर उसके लिए आपको बहुत फर्म डिटर्मिन होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा अपडेटेड होना चाहिए। मैं कहूँगा अगर आपके पास कोई राइट गाइडेंस है, कोई अच्छा टीचर है, कोई आपका फ्रेंड है, इवन आपका बॉयफ्रेंड है, आपका दोस्त है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, या आपकी कोई सिस्टर है, कोई भी रिलेशन हो, अगर वो आईएएस के एक्सपीरियंस को रखता है, या वो आईएएस था या आईएएस निकाल चुका है,
या कोई कोचिंग है, या कोई आपका फ्रेंड है जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, मेंस लिख चुका है, आपका बॉयफ्रेंड है जो इंटरव्यू तक जा चुका है, आपकी लाइफ में कोई भी A to Z जुड़ा हो, आप उससे गाइडेंस ले पा रहे हैं और वो आपके साथ अगर फर्मली खड़ा है, तो 110% आप आईएएस निकाल सकते हैं बिना किसी कोचिंग के। बट उसके लिए आपको उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना पड़ेगा, उसकी बातों को मानना पड़ेगा। देखिए, एक सिंपल सी चीज़ क्या होती है आज की डेट में, जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हम सबसे पहली गलती ये करते हैं कि हम अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाते। हम क्या सोचते हैं, व्हाट अदर सेइंग, जो दूसरे कह रहे हैं हम इसके बारे में फॉलो करते हैं और हम उसी डिसीजन मेकिंग को फॉलो कर लेते हैं। लेकिन ये पर्सन ने कहा कि यार कोचिंग के लिए तुम्हें स्टैंडर्ड टेक्स्ट पढ़ने चाहिए, आप उसे पढ़ने लगते हैं। दूसरे ने कहा आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, तो आप वो पढ़ने लगते हो। एनसीईआरटी को इस सब्जेक्ट में इस क्लास से स्टार्ट करनी चाहिए, तो आप उसे फॉलो करते हो। देखिए, एक पाथ के कई सारे वेज नहीं हो सकते। अगर आप इस पाथ पे हैं तो इसी पाथ पे चलिए, फाइनली यहीं पहुंचेंगे। ये हो सकता है ऐसे चल के ऐसे आ रहा हो, ये हो सकता है ऐसे चल के ऐसे आ रहा हो। आपको एक राइट पाथ पे पहुंचना है, तो एकदम स्ट्रेट पाथ आपको जो गाइडेंस के साथ मिला है आप उसे फॉलो करिए। सबके अपने क्राइटेरिया है, सबकी अपनी आइडियोलॉजी है, सबकी अपनी सोच है। सब बेटा अपने तरीके से करते हैं, तो उनको अपने तरीके से करने दीजिए। आपका खुद का एक पर्टिकुलर तरीका है, आप उस तरीके को किसी के लिए नहीं बदल सकते। तो मैं कभी नहीं कहूँगा आप अपने तरीक़ों को किसी के लिए बदलिए, बट याद रखिए एक राइट गाइडेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपके पास राइट गाइडेंस है तो आप यकीन मानिए आपके पास सब कुछ है। तो आप लकी हैं अगर आपके पास कोई है जो आपको सिखाने को तैयार है, आपके लिए सब कर रहा है। और अगर नहीं है तो आपको मैंडेटरी एक कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो अगर राइट गाइडेंस है, राइट तरीका है तो ठीक है, और किसके पास अगर नहीं है और पैसे की प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को आप ठीक से देख लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मेरी मेल आईडी आपको मिलती है इसमें, उस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरे को अगर आप चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9648031311 पे कभी भी। और आप कुछ भी चाहें तो इस पे मुझसे पूछ सकते हैं। याद रखिएगा, एजुकेशन रिलेटेड पोस्ट और कोई चीज़ आपके पास है तो ही मुझे बताएं। आपको गाइडेंस देने के लिए जहाँ तक मेरे पास पॉसिबल होगा मैं गाइडेंस दे दूँगा। पढ़ा तो नहीं पाऊँगा, बट आपको एक राइट गाइडेंस देने की मैं कोशिश कर सकता हूँ। इसके बाद कहा जाता है कि आईएएस की तैयारी में हार्ड वर्क सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, हार्ड वर्क से बेहतर है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट आप कब बनेंगे, देखिए एक स्टोरी आपको दी गई है। बचपन से हमने सुना था कि एक पत्थर अनेक पत्थर, मटके में पानी था और कौवा आता है। तो ये स्मार्ट नहीं था, ये हार्ड वर्किंग है। ये क्या कर रहा है, एक एक कंकड़ उठा रहा है, पानी में डाल रहा है। और आज मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है, आज इतना फिजिकल लेबर करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको पता है कि एक लंबा सा स्ट्रॉ लाके वाटर को सक किया जा सकता है, तो हम इतनी मेहनत क्यों करें। जब पानी ईजिली निकल सकता है तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है जितनी ये कर रहे थे। एक सिंपल सा लॉजिक है बेटा, अगर आप लेस हार्ड वर्क में चीज़ें कर सकते हैं तो आपको लेस हार्ड वर्क में करना है। और सिविल में आप ये मान लीजिए बेटा कि बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत वास्ट है, तो उसमें क्या नहीं पढ़ना है ये पहले आपको सीखना है, रादर देन क्या पढ़ना है इसे सीखने से। अगर क्या नहीं पढ़ना है आपको पता है तो आप अपना एग्ज़ाम ईजिली क्रैक कर सकते हैं। यही रीज़न है जिसके लिए आप इस वीडियो पे आके बैठे हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से सुने, समझें और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। अब यकीन मानिए कि आप स्मार्ट वर्क करना सीख जाएंगे और आपको एक बेहतर तरीका मिल जाएगा अपनी तैयारी के लिए। क्वेश्चन आता है कि क्लासरूम स्टडीज़ और सेल्फ स्टडीज़ में सर बेहतर क्या होता है। तो मैं आपको एक बेसिक लॉजिक और दे रहा हूँ। क्लासरूम स्टडीज़ या सेल्फ स्टडीज़ में अच्छे बुरे की कोई बात नहीं होती। सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं और सारी चीज़ें बुरी हो सकती हैं। तो अगर आप ये सोचें कि नहीं कुछ अच्छा या बुरा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी होती है। आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी लॉजिक ले सकते हैं। देखिए, क्लासरूम स्टडीज़ जो होती है उसका एक लॉजिक होता है, उसको करने के पीछे बहुत ज़्यादा नॉर्मल क्रिएटेड मैजिक्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है। अगर आप देखिए क्लासरूम स्टडीज़ करते हैं तो वहाँ पे टीचर आपके लिए काफ़ी होमवर्क पहले से करके बैठता है, उसी होमवर्क को फॉलो करते हैं। बट आप सेल्फ स्टडीज़ करते हैं तो ये वाली फील्ड भी आपके साथ ऐड ऑन हो जाती है। भाई टीचर आपको क्या करता है, टीचर आपको एक जी स्ट्रिंग पढ़ाता है, किसी चीज़ को शॉर्ट करके आपको बताता है। आपके लिए वो 10 बुक्स पढ़ता है और आपको एक पन्ने में वो चीज़ दे देता है। सेल्फ स्टडीज़ में आपको ये 10 बुक पढ़ के खुद ही एक पन्ने पे जाना है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अगर आप यूजी कोर्स में हैं या आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इस ऑप्शन को फॉलो कर सकते हैं कि आप खुद ही अपने हिसाब से पढ़ें। बट अगर आपके पास टाइम कम है, लेट्स से 1 साल या 1.5 साल हैं,
तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक टीचर के गाइडेंस में ही जाएं। और अगर आपने इसको फॉर्मली एम बनाया है कि मुझे 1 साल में इसको निकालना है, तो बिना गाइडेंस के बेटा आप इसे नहीं कर पाएंगे। कोई मेंटोर, कोई टीचर, कोई दोस्त, कोई भी ऐसा जिसको आईएएस का बहुत एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम का, आप उसका साथ ज़रूर लें, क्योंकि वही फिर आपका भला कर पाएगा और कोई भी चीज़ आपको मैजिक क्रिएट नहीं करके देगी। देखिए, सक्सेस एक सिंपल सा पाथ है जो आज की डेट में चलता रहता है। आप हो, हम हो, कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेगा तो सक्सेस का पाथ इतना इजी नहीं है जितना हमने सोचा है। सक्सेस एक लॉजिक के साथ आपके साथ चलती है। देखिए, आपको जब स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने से पहले एक बार सोचिए, उसको सेल्फ एनालिसिस में रखिए, फिर देखिए कि आपके पास कौन है, कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, कौन कौन से ऑप्शंस आप यहाँ पर एक्टिव रख सकते हैं, आपका कौन मेंटोर है, आपका कौन गाइड है, आप उस पर कितना ट्रस्ट करते हैं, आप उस पर कितना बिलीव करते हैं और उस पर आपको कितना फेथ है। अगर ये है तो फिर एक बेटर प्लानिंग करिए। प्लानिंग के बाद आपको बस कोशिश करनी है, क्योंकि आपका मेंटोर, आपका टीचर, आपके लोग आपको राइट गाइडेंस देते रहेंगे। आप ट्राई करिए, फिर कोशिश करिए, फिर करते रहिए। एक लाइन है, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान। देखिए, जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे तभी तक आप फ़ायदे में रहेंगे। तो बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार रटिए, आप भूल जाएंगे, आपको डिप्रेशन होगा, सामने वाले को जल्दी याद हो रहा है, आपको देर में याद हो रहा है। तो ऐसा कोई मैजिक नहीं है कि उसको जल्दी याद हो रहा है तो आपको भी जल्दी याद होने लगेगा। आपको अपना पूरा टाइम लेना पड़ेगा, अपने पेशेंस लेवल के साथ चलना पड़ेगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको वो सारी चीज़ें याद होने लग जाएंगी। उतना टाइम आपको अपने एग्ज़ाम के लिए रखना ही पड़ेगा बेटा। तो इसके लिए बिल्कुल मत घबराइए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है। अपने मेंटोर, अपने टीचर, अपने गाइड पर यकीन रखिए और बस बार बार करते जाइए। सिलेबस कितना वास्ट है आपको पता होगा, कितना स्ट्रेंथन है, कितना लूज़ है, ये सब चीज़ें आप जानने के बाद सिर्फ अपने मेंटोर की बात समझ के एक स्मार्ट स्टडीज़ की तरफ लग जाइए। अब आता है कि सर प्रिपरेशन कैसे करें। तो अल्टीमेट गोल ऑफ सक्सेस होता है बिलीफ इंजीनियरिंग सिस्टम। आपके खुद के एक सेल्फ बिलीफ्स होते हैं कि आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इंटरनली सोसाइटी आपको मोटिवेट करती है। इसके बाद मास्टर योर थॉट्स वाइब्रेशन। आप कभी कभार निगेटिव हो जाते हैं, आप सोचते हैं कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, निगेटिविटी, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल इस दुनिया में नहीं है जिसकी लाइफ में ना हो बेटा। बहुत लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी होती है। बस उस निगेटिविटी से पार पाने का एक ही तरीका है कि आप अपनी सोच को थोड़ा पॉजिटिव करें। कॉन्शियस अवेयरनेस, आपको बहुत अवेक रहना है हर चीज़ के लिए, चेतन अवस्था बोलते हैं। अपने दिमाग को इतना एक्टिव रखना है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि मैं 2 चीज़ें एक साथ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। देखिए, मैं एक सिंपल सा लॉजिक कहूँगा, लाइफ में दिमाग को इतना रेगुलेट आपको करके चलना पड़ेगा बेटा। कल को आपकी मदर की तबीयत ख़राब हो गई तो आप अपने एग्ज़ाम को नहीं छोड़ सकते। और कई ऐसी चीज़ें लाइफ में होती रहती हैं। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, मेरे दोस्त आज आईएएस हैं, उनकी मदर बीमार थी, 1 साल के तक उनका ऑपरेशन उस लड़कियों ने टाला है। टालने के बाद वो बेचारी दिल्ली में अपना घर छोड़ के रिठाला से दिल्ली में आके रही हैं। उसके बाद उन्होंने टॉप किया है, टॉप 10 रैंकर्स लाए हैं और अपनी माँ की भी केयर की है। देखिए, 11-12 महीने आपको एक मोस्ट ट्रस्टेड बंदा चाहिए, एक मोस्ट ट्रस्टेड आप खुद चाहिए और खुद पे यकीन होना चाहिए। अपने 10 मेजर एरियाज़ लाइफ के देख लीजिए, आप कहाँ कहाँ स्ट्रॉन्ग हैं। उन सारे मेजर एरियाज़ को आप अपने साथ जोड़ लीजिए। जैसे फिटनेस बहुत ज़रूरी आपको रखनी पड़ेगी, हेल्दी डाइट, हेल्दी गाइड, है ना। स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है, मेंटली इल नहीं होना चाहिए, फिजिकली इल नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए, डिप्रेशन से बाहर रहना है, ओवर थिंकिंग से बाहर रहना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, सेल्फ डिसिप्लिन रहना है, रेगुलेटेड रहना है, कॉन्टिन्यूएशन में रहना है। तो कई सारे हैं जो मेजर एरियाज़ आपकी लाइफ के, उनको आप समझिए और उनसे सबको हटा के 10 मेन गोल अपने बना लीजिए और उसको फॉलो करिए। डिस्कवर योर आइडियल आउटकम, आपको पता होना चाहिए आप आईएएस बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, आपकी लाइफ क्या कह रही है। अगर आप दिखावे के लिए पढ़ रहे हैं मत पढ़िए। अगर आपको लगता है आप आईएएस बनना चाहते हैं, आपको बहुत कुछ सुधारना है, तो आपको जेन्युइनली मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत हार्डकोर मेहनत करनी पड़ेगी। गोल सेटिंग प्रोसेस, उसके बाद आपने गोल देखा, उसको पूरा करने की कोशिश करिए। एफर्मेशन एंड ऑटो सजेशन, आने वाले टाइम पे आपको किसी से सजेशन नहीं लेना। जब आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, अपने उस मेंटोर को छोड़ के बाकी सबको छोड़िए और आप अपने सजेशन को खुद फॉलो करिए। आपने क्या सही किया, क्या गलत किया, आपको सबसे बेहतर पता होता है, तो आप उसे फॉलो करेंगे तो आपको हेल्प मिलती जाएगी। इसके बाद आता है बेटा हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईएएस। इसमें 10 मूल मंत्र हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला, सिलेबस याद करिए। हर हाल में आपको एक सिलेबस बनाना है, उसको याद रखना है। दूसरा, एक टाइम टेबल बनाइए, उसको फॉलो करिए। एक चीज़ कही जाती है, स्वस्थ दिमाग जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। फिजिकल एक्टिविटीज़ कभी मिस ना करिए।
डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, इसको आप कभी नहीं मिस करेंगे। टीवी हेडलाइंस देखिए, ज़रूर देखनी है। शॉर्टलिस्ट करिए अपनी बुक्स और उन्हें बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। देखिए 10 बुक्स नहीं पढ़नी, इसीलिए मैंने कुछ बेसिक एनसीईआरटी आपको दूंगा, आपको उतनी ही पढ़नी है। एक स्पेसिफिक टॉपिक को रेफ़र करिए और उसको समझिए। हमेशा टेस्ट दीजिए, टीचर से कहिए कि आप उनसे पूछे, वो आपको जितना आप याद कर रहे हैं उसको करें। फॉर्मली अपने टॉपिक को याद रखिए ताकि टाइमली आप उसे कर पाएँ। अपना मॉक टेस्ट के बाद डेली प्रैक्टिस करिए आंसर राइटिंग और एस्से की। जैसे कुछ बच्चों को मैंने एस्से लिखने को कहा था, खुद से मैंने कहा था कि आप प्लीज़ मुझसे एस्से के टॉपिक ले लीजिएगा। बेटा वो आप लोगों का कंसर्न होना चाहिए, मेरा नहीं कि आप एस्से लिख के दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छे से सोइए, बिल्कुल वरी मत करिए। जितना आपने पढ़ लिया पढ़ लिया। चिंता करने से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, चिंतन करने से निकलेगा। आपने क्या कर लिया उसको बार बार रेगुलेट करने से आईएएस का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, पर बार बार चिंता करने से अगर आप पेपर निकाल लेंगे तो फिर दुनिया में हर चिंता करने वाला व्यक्ति चिता पे नहीं जाता, आईएएस बन जाता। अब आता है बेसिक स्टेप 1 की सिविल सर्विसेज का पैटर्न सर क्या है, कैसे करना है, क्या करना है। तो देखिए 10 महीने अप्रॉक्स लगते हैं आपके एक एग्ज़ाम को पूरा होने में। एक दिन का पहला पेपर है जनरल स्टडीज़ और सीसेट का पेपर होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है बेटा, ठीक है। ये एमसीक्यू पेपर है, आपका ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका जो पेपर आएगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। इसमें आपके 100 क्वेश्चन पहले पेपर में आएंगे और 80 क्वेश्चन दूसरे पेपर में आएंगे। 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 2/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये एक दिन का पेपर है, इसको आपको एक ही दिन में निकालना होता है। फिर बेटा आपके 9 पेपर्स होते हैं, जिसमें 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं, एक हिंदी और इंग्लिश जो आपकी रीजनल लैंग्वेज अगर है, और अगर कोई और रीजनल लैंग्वेज है तो आप वो ले सकते हैं। इसके बाद बेटा आपका एक एस्से का पेपर होगा, 250 नंबर का बेटा ये आपका पेपर होता है। 2 एस्सेज आपको लिखने हैं, पार्ट ए पार्ट बी से उठा के 1250 वर्ड के। जीएस के 4 पेपर होंगे जो आप यहाँ पे भी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो मैं सजेशन दूंगा हमेशा मेंस के साथ। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, ये आपको देना होगा। तो ये 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर हैं। और ये सारे क्या होते हैं, मेंस राइटिंग डिस्क्रिप्टिव होता है, मतलब आपको ऐसे टाइप क्वेश्चंस लिखने होते हैं। ये 5 दिन चलता है। इसके बाद बेटा आपका इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू जो होता है 275 नंबर का होता है, एक दिन का होता है। और फाइनली आपकी मेरिट बनती है इन दोनों को ऐड करके। ये दोनों चीज़ें ऐड होती हैं, याद रखिएगा। ये दोनों चीज़ें आपके सिलेक्शन के लिए कैलकुलेटेड हैं, ये ठीक, जिन्हें मैंने रेड से शेड किया है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये आपको सिर्फ रिजेक्शन देने के काम करता है। फिर आपकी मेरिट बनती है और अपना सिलेक्शन देके आईएएस या आईपीएस वगैरह आप कुछ बन जाते हैं। जनरल स्टडीज़ पेपर 1 की अगर बात करेंगे तो जो प्री में है, करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, फिज़िक्स, सोशल इकोनॉमिक जोग्राफ़ी, फ़िज़िकल जोग्राफ़ी, इकोनॉमी, सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जनरल इश्यूज़, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, जनरल साइंस, सब कुछ इसमें जुड़ता है। सी सेट में मैथोलॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स रीजनिंग आती है, जनरल न्यूमेरिकल आते हैं, पैसेज रीडिंग आती है, इंटरपर्सनल या कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं। मेंस राइटिंग में आपको बता दिया, एस्से का पेपर होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको लिखना है 250 नंबर का। फिर जीएस के 4 पेपर हैं, फिर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर हैं, रीजनल लैंग्वेज आप कोई भी लीजिए और इंग्लिश, इतने पेपर आपके मेंस में। अब स्टेप 1 आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एग्ज़ाम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पहला स्टेप 1 होता है सिलेबस को समझना। देखिए आईएएस की तैयारी में क्या करना है, इसको जानने के लिए आपको क्या जानना है, सिलेबस। आप मार्केट से सिलेबस खरीदिए, ऑनलाइन निकालिए, आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए व्हाट दे विल आस्क, वो क्या पूछेंगे ये आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो ये कौन बताएगा, सिलेबस। अब व्हाट टू स्टडी ये आपको ये नहीं बताएगा, सिलेबस आपको ये बताएगा कि आपको क्या पूछा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा और उसमें से कितना पढ़ा जाएगा, ये सिलेबस आपको नहीं बता सकता। आपको इन डिटेल्ड सिलेबस मिला है कि जैसे आपको पूरी भगवत गीता दे दी गई और आपसे कहा गया बेटा इसमें से आप हमें बताइए कि सबसे इम्पोर्टेंट सूक्त कौन सा है, तो आप ऐसे नहीं बता पाएंगे, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। तो ये सारे बेसिक लाइन्स यहाँ पर ऐड होंगे। इसके लिए क्या पढ़ना है, के लिए स्टेप 2 फॉलो करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जब आप उठाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको क्या पूछा जाना है, क्या नहीं। व्हाट टू स्टडी आपको पेपर एनालिसिस बताएगा। अभी मैं आगे बता दूंगा सब्जेक्ट वाइज कैसे पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स है जिससे पूछा जाता है और उसके प्री मेंस के क्वेश्चन आप कैसे निकालेंगे। जब ये निकाल लेंगे तो मान लीजिए आप ए सब्जेक्ट उठाते हैं तो इस सब्जेक्ट में किस चैप्टर से ज़्यादा पूछा जाता है और किस टॉपिक से नहीं पूछा जाता, ये चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, तो आप इसको एक्यूरेट देख सकते हैं। तो आपको ये भी कोशिश करनी है कि आप अनसॉल्व रीडिंग करें।
पहला प्रोसेस आपको सिलेबस देखना है, दूसरा अनसॉल्व रीडिंग करना है, तीसरा है स्टिक टू द बेसिक एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को मास्टर करना है। बट फिर बोलूँगा सारी एनसीईआरटी नहीं, बहुत लिमिटेड एनसीईआरटीज़ पढ़नी है। आपको बहुत लोग मिसगाइड करेंगे कि ये एनसीईआरटी भी पढ़ो, ये एनसीईआरटी भी पढ़ो। कुछ बेसिक एनसीईआरटीज़ हैं बेटा जो यूपीएससी डे 1 से फॉलो कर रहा है और आज भी फॉलो कर रहा है, आपको बस उसी पे लिमिटेड रहना है। ठीक है, हर सब्जेक्ट में हर चीज़ नहीं पढ़ी जाती और हर सब्जेक्ट में हर चीज़ नहीं छोड़ी जाती। तो आपको कितना क्या पढ़ना है और किस में कितना छोड़ना है वो सारी चीज़ें अभी आगे लिस्ट में मैं दे रहा हूँ, आप प्लीज़ उसको उसी तरह फॉलो करिए, आपका एग्ज़ाम निकालने में आपको हेल्प ज़रूर करेगा। स्टेप 4 होगा आंसर राइटिंग। देखिए मेंस लिखने का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, राइटिंग। आपको ये समझना है कि आपके पास 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन नहीं आते, आपके पास अप्रॉक्स सिर्फ 20 क्वेश्चन आते हैं और ये ऑलमोस्ट फिक्स है, या तो 12.5 नंबर का आएगा या 10 नंबर का या 15 नंबर का। ये 250, ये 200 वर्ड का होगा, ये 150 वर्ड का होगा, ये 250 वर्ड का होगा। अब जाहिर सी बात है, जब 20 क्वेश्चन लिखने के लिए आपको कितने मिनट दे रहे हैं ये लोग बेटा, 20 क्वेश्चन लिखने के लिए आपको 3 घंटे दे रहे हैं, तो आपको 9 मिनट्स मिलता है एक क्वेश्चन लिखने के लिए। तो आपकी स्पीड भी होनी चाहिए और डेटा प्रोसेसिंग का माइंड भी होना चाहिए। तो स्पीड और डेटा प्रोसेसिंग का माइंड कब आएगा बेटा, जब आप पेपर को बार बार लिखोगे, बार बार कॉन्सेप्ट समझोगे और चीज़ें करोगे। तो ये कहा जाता है कि आप इस पेपर को बार बार लिखिए, 10 बार लिखिए, 1000 बार लिखिए। आप जितना मेंस राइटिंग करेंगे उतना आपका प्री और मेंस दोनों तैयार होगा। तो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप मेंस राइटिंग बार बार करिए। इसके बाद सेल्फ असेसमेंट, जाहिर सी बात है आपने कितना पढ़ा, क्या किया, इसको चेक करने का क्या रीज़न है, आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, आपको हर चीज़ का टेस्ट देना है। अगर आप मेंस राइटिंग का टेस्ट देते, डेली एक क्वेश्चन लिखते हैं, मॉक टेस्ट सॉर्ट आउट करते हैं, ऐसे राइटिंग करते हो, टीचर से चेक कराते हैं, तो उससे अच्छा आपके लिए कुछ नहीं होगा। अब आपसे मैंने कहा कि प्री और मेंस के टॉपिक्स आपको जो एनालाइज करने हैं वो ये सब्जेक्ट्स हैं बेटा। इंडियन इकोनॉमी कितना पूछा जाता है, किस टॉपिक से आपको देखना है। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर में कितना पूछा जाता है। इंडियन पॉलिटी में कितना पूछा जाता है। ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, जनरल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, केस स्टडीज़, इन सबको आपको प्री और मेंस के क्वेश्चंस एनालाइज करने हैं। और ये अगर आप कर लेंगे, देखिए ये तो मेंस का है बट ये एनालिसिस आपके लिए बहुत मस्ट है। अगर ये आप करते हैं तो व्हाट टू स्टडी का कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा और यहीं पर आता है स्मार्ट स्टडीज़ का कॉन्सेप्ट। हार्ड वर्क की जगह आप क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। और स्मार्ट वर्क के लिए मेंटोर के साथ आपको भी थोड़ी हेल्प खुद की करनी पड़ेगी। आंसर राइटिंग करने का तरीका देखिए, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, छोटे छोटे बेस हैं। अच्छा आंसर कैसे लिखें, इसका एक ही एग्जाम्पल है मेरे पास, कीप ऑन राइटिंग। जो भी आप टॉपिक्स पढ़ते हैं उनसे आप एक फ़्लो चार्ट बनाइए, उस फ्लो चार्ट को याद करिए। आपके पास वर्ड्स लिमिट कम नहीं होनी चाहिए, चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगी। जो आपका सिलेबस है उसमें जो इम्पॉर्टेंट की वर्ड्स दिए हैं उन हर एक वर्ड को एक कॉपी में लिखिए, उसमें 100 वर्ड्स हर एक कीवर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे रेवोल्यूशन, इस वर्ड के बारे में आपको 100 चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे एथिक्स, मोटिवेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सारे जो बेसिक वर्ड्स हैं इनके बारे में आपको सब कुछ पता होगा तो आप लिख पाएंगे। और सिलेबस को अगर आपने ठीक से पढ़ लिया, मेंस के उसके हर एक सिलेबस के हर एक टॉपिक, हर एक वर्ड पे आपको 100 वर्ड्स पता हैं, तो आपका तकरीबन 60% तो यहीं पर केस ख़त्म हो जाता है। तो इतना आप करके रखिए, तभी आपको फ़ायदा होगा मेंस राइटिंग में, तभी आप अच्छा लिख पाएंगे। सर करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, सर करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, बहुत सुन लिया। तो देखिए करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आपको 5 बेसिक चीज़ें फॉलो करनी है, इनको आप कभी नहीं छोड़ सकते। लोग कहते हैं कि सर इतना कैसे पढ़ेंगे, भाई पढ़ना तो पड़ेगा। आईएएस की तैयारी कर रहे हो, शादी नहीं कर रहे। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, पीआईबी, इसकी ऐप डालिए, डेली इसको पढ़िए। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ आती है एक हिंदी इंग्लिश में 10 से 11 में, वो आपको डेली सुननी है। डीडी न्यूज़ आपको देखना है, लोकसभा राज्यसभा टीवी के भी न्यूज़ आपके चल सकते हैं। आज उस टीवी को बदल के क्या कर दिया गया है, लोकसभा टीवी, राज्यसभा लोकसभा टीवी में मर्ज हो चुकी है। हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना है और द इंडियन एक्सप्रेस, इन सब चीज़ों को आपको ऐड करना है। अगर ये 5 बेसिक चीज़ें आपने ऐड कर दी तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर हम हिंदी मीडियम है, हिंदू कैसे पढ़ें, सर हम इंग्लिश मीडियम है। भाई हिंदी इंग्लिश मीडियम काउंट नहीं करता,
हिंदू के सैकड़ों एनालिसिस हिंदी में आते हैं, आप उनको देखिए। पेपर पढ़ने की हैबिट डालिए, क्योंकि आप आईएएस बनेंगे तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम काउंट नहीं करेगा। एक आईएएस को ऑल इंडिया सर्विस करनी पड़ती हैं, तो आपको दोनों लैंग्वेजेस में कमांड ज़रूरी है, और आपको 300 नंबर का इंग्लिश भी बीट करना है, हिंदी मीडियम वालों को भी। तो न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट आपको हिंदू की डालनी पड़ेगी। अभी शुरुआत में आपको दिक्कत होती है, अब यूट्यूब वीडियोस पहले देख लीजिए, फिर पेपर पढ़िए, तो आपको ये पता चल जाएगा ये एडिटोरियल क्या कह रहा है, तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगी। धीरे धीरे आदतें डालेंगे, हो जाएगी। पीआईबी आप हफ्ते में 2 बार देखिए अगर नहीं टाइम है, बट इसको देखिए तो 2 से 3 घंटे दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद आकाशवाणी रेडियो आपको डेली सुनना है, इसमें मैं कोई खिलवाड़ नहीं चाहूँगा, यह आपका रेगुलर कॉन्सेप्ट है, इसको आपको रेगुलर सुनना ही पड़ेगा। मैगज़ीन की बात करें, लोग कहते हैं सर सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, इंडिया टुडे वगैरह ले लें, नहीं। सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी सरकारी मैगज़ीन से होती है। एक सरकारी 10 रुपये 20 या 30 रुपये की योजना, और 20-22 रुपये के कुरुक्षेत्र, ये दोनों आपको पढ़नी है। सरकार की जितनी सरकारी योजनाएं हैं और वो कहाँ तक पहुँची, ऑल योजनाएं एंड प्लानिंग, और उनका टारगेट और उनकी अचीविंग, और फार्मिंग और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो कुरुक्षेत्र देता है। तो इनसे आप मान लीजिए तकरीबन आपका 20% क्वेश्चन पेपर ख़त्म होता है प्री मेंस का। तो योजना कुरुक्षेत्र मैंडेशन है, महीने में एक ही बार प्रिंट होती है। इन दोनों मैगजीन्स को आप किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। दूसरा बेटा, ये आपको एस्से राइटिंग में हेल्प करता है, क्योंकि बहुत अच्छे एडिटोरियल्स होते हैं जो एस्से राइटिंग में आपको हेल्प करेंगे, तो आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हो जाएगी। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रिंट होता है, तो आपको मीडियम का इशू नहीं होगा, बट योजना कुरुक्षेत्र आपको हर महीने लेके मैंडेटरी पढ़नी है। अब आते हैं बेसिक बुक। देखिए, अगर आप हिस्ट्री लेते हैं तो आपको 9th की इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, और फिर इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ना है, और थीम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। ये वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए रिलेटेड बुक्स हैं, प्री में नहीं पूछा जाता, मेंस में पूछा जाता है। पर अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, तो ओल्ड टेक्स्ट एनसीईआरटी आप ले लीजिए, ठीक है। एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न का आपको मिलेगा, मार्केट में अवेलेबल है, जीरोक्स है, बट उसे प्लीज़ लेके पढ़ लीजिए। अगर आप इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, इंडियन सोसाइटी में आपको क्लास 9th की सोशियोलॉजी अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, और 12th की इंडियन सोसाइटी, और 12th की सोशल चेंज एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो 11th-12th की आपको सोशियोलॉजी की बुक्स लेनी है, इन्हीं दोनों को पढ़ना है। आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं तो एनसीईआरटी 11th-12th की काफ़ी है। इन एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट्स एंड द लिविंग क्राफ्ट्स एंड द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन, है ना, इनमें अगर ये दोनों आप पढ़ लेते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। देखिए, मैंने जीस्टिंग कर दी है, चैप्टर 9 और 10th ही पढ़ना है, 11th की आपको पूरी पढ़नी है। अगर ये बुक्स आप लेके पढ़ लेंगे तो आपको नितिन सिंघानिया पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इससे एग्जाम में पूछ लेते हैं वो लोग। ज्योग्राफी आपको पढ़नी है तो क्लास 6 से लेकर 12th तक आपको सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, इसमें कोई खिलवाड़ नहीं। इसमें नई भी लीजिए, कोई भी लीजिए। इन हिस्ट्री की एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न को छोड़ के बाकी बुक्स आप नई भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। इसके बाद कुछ एडिशनल बुक्स हैं जो आप कहोगे कि सर हमें लेना चाहें, तो आर एस शर्मा आप ले सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। मिडिवल के लिए सतीश चंद्रा ले सकते हैं। मॉडर्न इंडिया ले सकते हैं विपिन चंद्रा की, इंडियाज़ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के नाम से आती है। एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी पॉलिटी के लिए आप लेंगे तो 9th की पॉलिटिकल साइंस, 10th की पॉलिटिकल साइंस, 11th की पॉलिटिकल साइंस, 11th की वर्कबुक है पॉलिटिकल साइंस की, फिर थ्योरी है, 12th की फिर पॉलिटिकल साइंस है, और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये सारी बुक्स आप लेके पढ़ लीजिए। इसके साथ विपिन चंद्रा, इसके साथ लक्ष्मीकांत भी ऐड कर लेंगे तो काम चल जाएगा। इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो बेटा 9th 10th 11th 12th इकोनॉमिक्स पूरी पढ़नी पड़ेगी, इसमें कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर आपको तैयार करना है तो एनसीईआरटी साइंस की पढ़ डालिए, इसमें साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी सबको जुड़ा है। 6th 7th 8th 9th की पूरी एनसीईआरटी 10th तक पढ़िए। 11th की एनसीईआरटी में केमिस्ट्री में कौन कौन सी यूनिट है, बायो में कौन सी यूनिट है वो लिखा है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। अगर आप कहें सर फिज़िक्स, तो फिज़िक्स आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, उसमें मैं कोई हेल्प नहीं दे सकता। 12th की साइंस अगर आप पढ़ना जा रहे हैं तो आपको मैं बता दूं 11th के बाद 12th में आपको सिर्फ बायोलॉजी पढ़नी है, और बायोलॉजी के भी लास्ट के 4 चैप्टर 13 14 15 16 पढ़ने हैं। बाकी आपको बेटा कुछ भी नहीं पढ़ना। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको बुक्स बेसिक एक बार पढ़ के ख़त्म कर लेनी है। अब आइए इस डिस्प्यूट पे कि सर ऑनलाइन एजुकेशन अच्छी होती है बुरी होती है। एज ऑब्वियस है, एडवांटेज क्या है, लॉकडाउन लगे कुछ भी हो तो ये चलती रहती है, टीचर आपको रेगुलर पढ़ाता रहता है। डिसएडवांटेज क्या है, पर्सनल गाइडेंस नहीं मिल पाता, फिज़िकल अपीयरेंस नहीं हो पाती, कॉपीज़ चेक नहीं हो पाती,
और क्लासरूम एटमॉस्फेयर का जो मोटिवेशन लेवल है वो कम हो जाता है। इस पे आप लोग मुझे एक ऐसे लिख के दीजिएगा, एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ना तथा क्लासरूम में जाकर पढ़ने के लाभ तथा हानि, इस पे एक आप ऐसे लिखिए और अगले वीक तक मुझे आप लोग लिख के भेजिए। और बेटा इसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बहुत हैं, मैं अभी समझाऊंगा नहीं, समझाने के लिए पेज तो रखा था, बट ये एक बार आप ऐसे में लिखिए, फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। यूपीएससी एग्ज़ाम गाइडेंस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, आपको एग्ज़ाम गाइडेंस ज़रूर मिलता है, आप ज़रूर ले सकते हैं, किसी मेंटोर, किसी टीचर, किसी दोस्त, किसी कोचिंग को पकड़ेंगे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अगर आपके घर पर कोई है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो किसी को ढूंढिए और उसका साथ लीजिए। एज अ फ्रेंड लीजिए, एज अ टीचर लीजिए, किसी तरह लीजिए, बट उसको अपनी लाइफ से कभी मत जाने दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत प्रीसियस है, क्योंकि आपके सपने को पूरा कराने के लिए वही आपके काम आएगा। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी चीज़ करनी है तो पर्सनालिटी टेस्ट जो इंटरव्यू होता है उसको देने से पहले आपको पता होना चाहिए आप किस तरीके के कपड़े पहन रहे हैं, टाइम पर पहुँचें, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड आपको पता होना चाहिए कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं और उसके लिए तैयार हैं। देखिए इंटरव्यू में ना बोलना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ आए ये ज़रूरी नहीं। आपकी नॉलेज उन्होंने चेक कर ली है, मेंस पास हुए हैं आप, इंटरव्यू में आपको ट्रुथफुल रहना है, बहुत ईमानदार रहना है, बहुत पॉजिटिव रहना है। इंटरव्यू की तैयारी हम कराते हैं, जब आप हमारे पास आएंगे तो बीइंग साइकेट्रिस्ट हम आपके साथ बैठेंगे, आपका कहीं ना कहीं मेंटल और पर्सनैलिटी दोनों को इम्प्रूव करेंगे। तो प्रॉपर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किया जाता है, उसको देखिए। इंटरव्यू की कुछ बेसिक चीज़ें याद रखिए, खुद को जानिए, अदर यूज़फुल हिंट्स आपके पास होनी चाहिए। इंटरव्यू आप किसी भी भाषा में दीजिए, फिक्स कर लीजिए, और ये मत सोचिए कि आप किस भाषा में दे रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों बोलेंगे तो भी वो सुनेंगे। और इंटरव्यू से पहले अपने आप को बहुत कूल रखिए, बिल्कुल घबराइए नहीं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फाइनली हर बच्चे से कहूँगा, डोंट फियर फेलियर, फेयर इज़ द एब्सेंस ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, आप ध्यान रखिए, अगर आपके पास अगर फियर नहीं है, आप फेलियर नहीं पाएंगे, तो ध्यान रखिएगा आप सफलता कभी नहीं पा सकते। सफलता पाने के लिए आपको हमेशा हमेशा मोटिवेटेड रहना है और असफल होने से मत डरिए। कुछ बच्चे कहते हैं सर मुझे कम मार्क्स देते हैं, कम मार्क्स आपके लिए अच्छे हैं आगे बढ़ने के लिए। आज के लिए बेटा इतना ही है, होप आपको लेक्चर अच्छा लगा। अगर आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर कोई इशू लगे तो आप मुझे बताइएगा। आज का लेक्चर इतना ही है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। भगवान आप सबको सुरक्षित रखे, जहाँ पर है सुरक्षित रहें। खुद पर, अपने टीचरों पर, अपने मेंटोर पर, अपने दोस्तों पर यकीन रखें, कोशिश करें उससे गाइडेंस लें जो ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुका है या आपको पढ़ा रहा है। किसी प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट से गाइडेंस ना लें। आज के लिए इतना ही, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।